चलिए आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति यानी भारत का भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति में सभी का स्वागत है। इसमें क्या पढ़ना है? प्राकृतिक वनस्पति में हम लोग पढ़ेंगे वन, वानिकी, वन प्राणी और जीव मंडल निश्चय। यूपीएससी में यहाँ से पिछले बार 2 क्वेश्चन था, सीधा एनसीईआरटी का लाइन उठा के डाल दिया था। वन में वन का प्रकार, वन आवरण और संरक्षण, ठीक है। वानिकी, वानिकी का संबंध वन संरक्षण से ही है, इसलिए इसको अलग से पढ़ेंगे। वन प्राणी में नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व नाम सुने हो, वन जीव अभयारण्य, ये पढ़ेंगे यहाँ से। जीव मंडल विषय में सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी नाम सुने हो, वो यहाँ पढ़ेंगे। चलिए तो इसको लिख लिए, लिखिए, अगर लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो लिखिए। रूपीकरण है प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण, प्रशासनिक आधार पर एक रूपीकरण प्रदेश बनाम वन आवरण प्रतिशत, अभी वन वाला प्रदेश, मध्य वाला प्रदेश, मैंने आपको 20 से 40%। दूसरा कम वन इंधन वाला प्रदेश, मैंने आपको 10 से 20%। अब इसको समझिए, वन का प्रकार में हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। एक जलवायु के आधार पे, एक प्रशासनिक आधार पे, एक प्रदेश के आधार पे। प्रदेश का मतलब होता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से। जब प्रदेश शब्द प्रयोग होता है समझ जाना कि राजनीतिक या प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से। जैसे कि मान लीजिए बिहार, बंगाल, ये सब है ना, उसको। अब आप जलवायु के आधार पर वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन 40.86%। भारत में सबसे अधिक अगर वन पाया जाता है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, और सबसे कम पाया जाता है वो उपोष्णकटिबंधीय पाइन वन 2.36%। सबसे कम और सबसे अधिक। बाकी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदारहित वन 9.27%, ये हो गया 17.65%। उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाला पहाड़ी वन, ये हो गया 4.26%। हिमालय आर्द्र शीतोष्ण वन हिमालय क्षेत्र में 3.25%। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, इस वन में पेड़ पौधा का जो टहनी होता है, पत्ता होता है, कटीला होता है, 2.72। पर्वतीय नम शीतोष्ण वन, ये 2.66%। और उष्णकटिबंधीय नम सदारहित वन 2.61%। और उपोष्णकटिबंधीय पाइन वन 2.36%। इसमें 3 को ये याद जरूर रखोगे और लास्ट में 9वां याद रखोगे। क्लियर है? सबसे अधिक, सबसे कम
और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्जन्य वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदारहित वन, सदाहरित वन। सदाबहार जिसको बोलते हैं, सदाबहार का मतलब होता है हमेशा हरा भरा, मतलब पत्ता टूटा फिर आया उसको सदाबहार। सदाबहार कब होगा? जब वहाँ वर्षा होगा, जलवायु दशा अनुकूल होगा, तभी होगा। प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में, आरक्षित वन, संरक्षित वन और असुरक्षित वन। इसको डिटेल से बताएंगे क्या है ये। प्रदेश बनाम वनावरण प्रतिशत, अधिक वन संकेंद्रण वाला प्रदेश कितना है? 40% से अधिक, ये अधिक को बताता है, ठीक है। मध्य वन संकेंद्रण वाला प्रदेश 20 से 40% के बीच में, कम वन संकेंद्रण वाला प्रदेश 10 से 20% के बीच में, अति कम वन संकेंद्रण वाला प्रदेश 10% से कम। क्लियर है यहाँ? चलिए लिखिए। जलवायु के आधार पे वर्गीकरण में हम लोग वन के प्रकार में आते हैं। जलवायु के आधार पे वर्गीकरण करते हैं। मोटे तौर पे इतना तो याद रखोगे। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में चलते चलते पूछ देता है, एग्जाम जो प्रश्न जो सेट करते हैं प्रोफेसर, वो चलते चलते उठा देगा, तो ये चलते चलते भी जरूर डाल देगा। हिमालय पर्वत क्षेत्र में जो वन का प्रकार है वो कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति वन। पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप में, डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन। भारत में कहाँ कहाँ डेल्टा है? ठीक। राजस्थान में मरुस्थलीय प्लस अर्ध मरुस्थलीय प्रकार का वन पाया जाता है, लेकिन वहाँ बड़ा बड़ा नहीं होता है। राजस्थान क्षेत्र में जो वन में वो कैसा होता है? झाड़ियाँ। उसमें सबसे फेमस क्या है? कैक्टस और कांटेदार वनस्पति। देखे हो रेगिस्तान क्षेत्र में, बालूका क्षेत्र में मिलेगा। चलिए इसको लिखिए। चलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन कैसे, किसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन? तो जिस क्षेत्र में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, उसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जनवरी का समताप रेखा, कितना समताप रेखा भारत को उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण में बांटता है? 15 डिग्री, 22 डिग्री, 18 डिग्री नहीं होगा? हाँ, कुछ नहीं पड़ती है, नहीं की हो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन किसको कहेंगे? वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, उसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये जलवायु दशा, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के आधार पे जैसा वनस्पति उगेगा, जैसा पेड़ पौधा उगेगा, वो क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ होगा? कहाँ कहाँ वर्षा अधिक होता है? कॉमन सेंस वर्षा में इसलिए बढ़िया से पढ़ाए थे। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल बताए थे ना, पवन विमुखी बनता है। फिर हम वहाँ से चलते हैं तो गारो खासी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी, मेघालय, गारो खासी हुई है ना सबसे अधिक वर्षा। और अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से, लेकिन किस मानसून से? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, चलो। कटिबंध प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस प्रदेश में होगा? उष्ण एवं आर्द्र। जहाँ उष्ण आर्द्र रहेगा वहीं पे होगा। उष्ण आर्द्र का मतलब क्या होता है? वर्षा 200 सेंटीमीटर और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उष्ण एवं आर्द्र कहलाएगा। विशेषताएं, इस प्रकार के वन कैसा होता है? सघन होता है और परतों वाली होती है।
झाड़ियाँ या वनस्पति या पेड़ पौधा का लगेगा, दूर से देखोगे तो परतदार बना होगा। भूमि के नजदीक झाड़ियाँ होती है, जमीन में झाड़ियाँ, उसके बाद पेड़ निकलेगा। इसमें छोटे एवं लंबे कद वाले पेड़ पाया जाता है, छोटा भी पेड़ और लंबा पेड़ भी पाया जाता है। इस वन का मुख्य वृक्ष कौन कौन है? रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी, चारों याद रखोगे। ये चारों वृक्ष किस वन का है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो रोजवुड का बिहार में निर्माण कहाँ होता है? कहाँ इसका मिल? प्लाईवुड इसी से बनता है। प्लाईवुड आप लोग जो कहते हैं ना, वही रोजवुड ही प्लाईवुड है। और आरा में क्या? ठीक है, चलो लिखो, ठीक है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अब पहला था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दोनों में अंतर क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पहले पढ़े हैं, जहाँ अधिक वर्षा होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा। मतलब क्षेत्र एक ही है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लिए मधुबनी, तो मधुबनी के एक क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रहा है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा। अब मधुबनी के एक क्षेत्र में कम वर्षा हो रहा है तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। क्लियर हो गया दोनों मंत्र? क्लियर हुआ? ठीक उसी प्रकार उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन क्षेत्र देखो वही है, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये तीनों क्षेत्र में जहाँ कम वर्षा है तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ये तीनों क्षेत्र में जहाँ अधिक वर्षा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। क्लियर हो गया ना? अब प्रदेश वही होगा, क्योंकि ये क्षेत्र है तो प्रदेश वही होगा ना। वर्षा देखो कम, 200 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र में, 200 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा हो उसी क्षेत्र में। विशेषताएं, यह सदाबहार एवं अर्ध पर्णपाती वनों का मिश्रण है। पूछेगा कौन सा वन सदाबहार एवं अर्ध पर्णपाती वनों का मिश्रण है? क्या मानोगे? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। इस वन का मुख्य वृक्ष क्या है? साइडर, होलक और कैल। ये वृक्ष है, पेड़ है, पेड़ का नाम साइडर, होलक और कैल। साइडर, होलक और कैल उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन का मुख्य वृक्ष है। चलो लिखो इसको। इसको ध्यान से समझेंगे तब छापना। देखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका विशेषता यह है कि यह वन भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। पूछेगा भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। दूसरा है कि किस वन को मानसूनी वन या मानसून वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस वन यह वन उस क्षेत्र में होता है जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। अब देखो एग्जाम में पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, उड़ीसा, प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। ये चारों स्थान किस वन को बताता है? अगर ऑप्शन में अर्ध पर्णपाती वन नहीं है, शुष्क पर्णपाती वन नहीं है और पूछ दिया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ध्यान रखना ये 4 और ये 2 6, ये दोनों क्षेत्र है। ये 6 क्षेत्र इस वन को बताता है और इस वन 2 भागों में है, अर्ध पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। क्लियर हुआ? यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको ये पूछ दे और क्षेत्र ऑप्शन में दे दे, तो ये क्षेत्र चाहे ये क्षेत्र, दोनों को इसको बताता है। अब पूछेगा स्पेशली ये अर्ध पर्णपाती वन कहाँ पर? ये होगा। जब स्पेशली पूछेगा शुष्क पर्णपाती वन तो यहाँ। कहने का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो 2 भागों में है, अर्ध और शुष्क। अर्ध किसको कहते हैं? जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है। शुष्क उसको कहते हैं जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया?
यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य मतलब मेघालय, मुख्य रूप से गारो खासी, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो क्षेत्र है। हिमालय गिरिपथ में कौन सा राज्य आता है? हिमालय गिरिपथ है, पश्चिमी गिरिपथ नहीं है या प्रायद्वीपीय गिरिपथ। हिमालय गिरिपथ में असम और अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी घाट का गिरिपथ में गुजरात या प्रायद्वीपीय भारत का गिरिपथ किसे कहा जाता है? तो गुजरात क्षेत्र को। और हिमालय गिरिपथ तो अरुणाचल प्रदेश और असम का क्षेत्र। ठीक है, ये ध्यान रखो। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल हिमालय गिरिपथ क्षेत्र में ही ब्रह्मपुत्र घाटी है। क्लियर हुआ? ब्रह्मपुत्र घाटी, उड़ीसा, इस सब क्षेत्र में अर्धपर्णपाती वन है। इस वन में कौन सा वृक्ष है? सागमान अर्धपर्णपाती वन मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। सालू, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन, ये वृक्ष किस वन में? अर्धपर्णपाती वन मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। एक शुष्क पर्णपाती वन में आओ। वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर। प्रकृतिय विशेषताएं, तो कांटेदार वन पाया जाता है। यह वन पार्क नुमा भूदृश्य बनाता है। पार्क देखे हो? देखी हो? पार्क गई हो? वहाँ पे बैठी हो? देख लेना चाहिए। प्रकृति कांटेदार वन पाया जाता है। यह वन पार्क नुमा भूदृश्य बनाता है। क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन कौन है बताएगा? अरावली के दक्षिणी भाग, नर्मदा ताप्ती के मध्य, छोटा नागपुर पठार, ये सब क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। राजमहल की पहाड़ी, करबी अलोक का पठार, ये सब है प्रायद्वीपीय पठार का भाग। कुछ नहीं, हवा में उड़ रहा है सब, पढ़ा दिया है, इसलिए ज्यादा हम यहाँ पर मंथन नहीं करेंगे। चलो, विपक्षी दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भाग में कौन वन? मतलब अगर ये ऑप्शन में नहीं तो ये ऑप्शन में रहेगा ना। ध्यान रखना, बिहार के मैदानी भाग में वृक्ष तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल देखा है? खैर, क्या है? बूढ़, ये सब जो वृक्ष है ये शुष्क पर्णपाती वन का है। चलो, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, नाम से यह है कि यहाँ के पौधे, पेड़ जो होगा काटा होगा। ठीक है, तो क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी का मतलब पंजाब का दक्षिणी पश्चिमी भाग, हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग, राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग, गुजरात का दक्षिणी पश्चिमी भाग और एमपी का। क्लियर हो गया? दक्षिणी पश्चिमी यहाँ ऊपर इसीलिए हेडिंग ली थी, सबको संबोधन का भाग दक्षिणी पश्चिमी से। यानी पंजाब में पाया जाता है, लेकिन पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, हरियाणा में पाया जाता है तो हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी, राजस्थान के भी दक्षिणी पश्चिमी, गुजरात के भी दक्षिणी पश्चिमी और एमपी के भी। अर्ध शुष्क प्रदेश में मात्र कहाँ? उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन वहाँ पाया जाएगा जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होगा। प्रकृतिय विशेषता, इस वन की क्या विशेषता है? तो घास एवं झाड़ियाँ की क्या होता है? बहुलता, और पौधे पनहरित होता है। पनहरित किस कारण से होता है? कम या अधिक? अधिक। वृक्ष बबूल, खैर, बेर खाई हो? बेर, हाँ, बेर देखी होगी। खजूर, नीम, खेजड़ी और पलाश। बहुत हाँ, वहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। शुष्क जैसे आ गया, शुष्क का मतलब क्या होता है? यहाँ कम वर्षा, यहाँ भी तो कम है, तो मिलेगा ही। क्लियर हुआ? चलो देखो,
चलिए पर्वतीय वन हम लोग पढ़ेंगे। पर्वतीय वन को दो भागों में बांटेंगे। उत्तर पर्वतीय वन यानी उत्तर भारत के उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण भारत में जो पर्वत है वहाँ के वन, दो भाग में पढ़ेंगे। तो पहले उत्तर पर्वतीय वन पढ़ो। तो हिमालय, हिमालय पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय, इस तरह का है ना। फिर पार हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय का इस प्रकार का भाग है ना। तो सभी भागों में अगर हिमालय को देखें, यानी संपूर्ण हिमालय में अगर वन विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो 6 प्रकार का है। अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, उष्ण कटिबंधीय वन, टुंड्रा प्राकृतिक वनस्पति, पर्णपाती वन, एल्पाइन वन एवं चारागाह। ये सब जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अब कुछ जगह अल्पाइन वन एवं चारागाह के क्षेत्र में क्या मारोगे? हिमालय। क्लियर हो गया ना। टुंड्रा वनस्पति के क्षेत्र में क्लियर हो गया, जो फेमस है। अब पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाला वृक्ष कौन कौन है? देवदार, चिनार और बालम। पश्चिमी हिमालय में कौन कौन राज्य होगा अभी? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। अब हिमालय के ऊंचाई नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से तो हिमालय में सबसे नीचे में क्या पाया जाता है? और सबसे ऊपर में रोडोडेंड्रॉन प्रकार का वृक्ष वनस्पति। क्लियर हो गया। ये सब वृक्ष और वनस्पति है जो नीचे से सबसे नीचे एल्पाइन और ऊपर बढ़ते जाओ तो सबसे ऊपर ये है। यानी माउंट एवरेस्ट पे अगर पाया जाता हुआ वनस्पति कौन होगा? क्लियर हो गया ना। अब हिमालय के दक्षिणी ढाल, हिमालय का दक्षिणी ढाल मतलब शिवालिक श्रेणी ही दक्षिणी ढाल है ना। तो वहाँ पर क्या पाया जाता है? और टुंड्रा वनस्पति का कौन सा वृक्ष है? मांस और लाइकन किस वनस्पति का वृक्ष है? ये हिमालय के किस क्षेत्र में पाया जाता है? हिमालय के किस श्रेणी में? क्लियर हो गया। चलो लिखो। अब पर्वतीय वन में दक्षिणी पर्वतीय वन है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में। तब तो पढ़ लिया। वन का प्रकार अगर दक्षिणी पर्वतीय वन में यानी दक्षिण भारत में जो वन का प्रकार है, ऊंचाई क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध और निचले क्षेत्र में यानी कोई पर्वत है, मान लीजिए पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के निचले भाग में कैसा होगा? और पश्चिमी घाट के ऊपरी भाग में क्लियर हो गया। सभी पर्वत विंध्याचल पर्वत के निचले भाग में और ऊपरी भाग में क्लियर हो गया। अब भौगोलिक क्षेत्र तो दक्षिणी पर्वतीय वन में शीतोष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। दक्षिणी पर्वतीय वन में 2 प्रकार का वन है। हिमालय क्षेत्र में तो 6 प्रकार का था, लेकिन दक्षिणी भाग में जो पर्वतीय वन है वो 2 प्रकार का, शीतोष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत, सतपुड़ा और मेघालय। राज्य में पश्चिमी घाट, राज्य में पश्चिमी घाट से संबंधित कर्नाटक पश्चिमी घाट से, केरल भी पश्चिमी घाट से, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो पश्चिमी घाट से भी और पता है ना, बता दिए थे। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, अब इसको स्पेशली बता दिया। इसमें शीतोष्ण यानी ऊपर में तो सोलास कहा जाता है। सोलास के क्षेत्र को कहा जाता है नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी। ये 3 पहाड़ी क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। उसको क्या कहा गया? सोलास कहा। पूछेगा कि सबसे अधिक शीतोष्ण कटिबंधीय वन किस पर्वत में? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और इसके अलावे सतपुड़ा और मेघालय श्रेणी में भी पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। क्लियर हो गया ना? क्लियर हुआ? क्योंकि सतपुड़ा भी ऊंचा है ना, मेघालय भी ऊंचा है, नीलगिरी भी ऊंचा है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा है ना, और अन्नामलाई का अनायमुदी, पता है ना। चलिए वृक्ष मैग्नोलिया, लैरेट, सिंकोना और बैटर, ये वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिण पर्वतीय वन है। देखिए चलो, जलांचली वन मतलब आर्द्र भूमि। जलांचली का अर्थ होता है आर्द्र भूमि।
समान जानकारी जान लो। तो आर्द्र भूमि का विस्तार कहाँ है, भारत के कुल कितना है, तो भारत के कुल भूमि का कितना लाख हेक्टेयर, 29 लाख हेक्टेयर भूमि में आर्द्र भूमि है। भारत का जितना भूमि है उसमें 29 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र भूमि है। सॉरी 39 लाख, हाँ ऊपर नजर आता है एटलस पे भी, ऑक्सफोर्ड एटलस, ठीक है। तो 29 लाख हेक्टेयर भूमि जो है यानी आर्द्र भूमि के 39 लाख हेक्टेयर भूमि के कितना परसेंट पर चावल होता है, 70% भाग पर चावल की खेती होता है भारत। आर्द्र भूमि किस लिए प्रसिद्ध है, किस फसल के लिए, चावल। रामसर अधिवेशन, रामसर ईरान में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यह सम्मेलन होती है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि आर्द्र भूमि को सुरक्षित रखना, संरक्षण करना। क्लियर हो गया। रामसर क्या एक जगह है ईरान में, वहाँ पे बैठक होता है। 1971-72 में प्रारंभ हुआ था ये बैठक, वहीं से अब तक चल रहा है। तो नहीं कहता रामसर सूची में शामिल, रामसर सूची नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ये बैठक होता है ईरान में के रामसर में। तो रामसर अधिवेशन क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अधिवेशन है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का इसलिए कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के देखरेख में होता है। दूसरा, यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित अधिवेशन है, और कुछ नहीं। वन उन नहीं मार देना कि वन, आर्द्र भूमि सिर्फ, वन जीव प्राणी नहीं, आर्द्र भूमि, ठीक है। बिहार का आर्द्र भूमि कौन है जो शामिल हुआ है रामसर सूची में, कांवर झील एकमात्र है, ठीक है। जल कुक्कुट क्या है, कुक्कुट आवास, जल कुक्कुट आवास। चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय पार्क को जल कुक्कुट आवास कहा गया है। ये जो शामिल है, यानी जल कुक्कुट आवास के रूप में रामसर सूची में कौन कौन शामिल हुआ है, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो भरतपुर में है। अब आइए, भारत में आर्द्र भूमि 8 भाग में है, 8 प्रकार का है, 8 भागों में बांटा गया है। पहला, दक्षिण में दक्कन का पठार का जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र लैगून, ये दोनों एक साथ है, पहला भाग हुआ। दूसरा भाग में खारे जल क्षेत्र, खारे जल क्षेत्र कौन कौन है, राजस्थान और कच्छ एवं गुजरात। तीसरा, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र जो है वहीं पे ये दोनों विस्तार क्षेत्र। ताजा जल वाली झील एवं जलाशय, अगर पूछेगा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो मानना भरतपुर में जो राजस्थान में है। लेकिन पूछेगा कि केवलादेव आर्द्र भूमि कहाँ है, तब ये गुजरात और राजस्थान दोनों क्षेत्र में हो जाएगा। क्लियर हुआ। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो भरतपुर में। भरतपुर कहाँ है, तो राजस्थान में। लेकिन केवलादेव आर्द्र भूमि क्षेत्र पूछेगा का फैलाव कहाँ है, तो मानना गुजरात और राजस्थान दोनों क्षेत्र में। क्लियर हो गया। ताजा जल वाली झील एवं जलाशय कहाँ मिलता है, एमपी में। डेल्टाई आर्द्र भूमि और लैगून, भारत के पूर्वी तट पे है ना डेल्टा। भारत के पूर्वी तट पे कौन कौन डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा। लैगून में चिल्का लैगून तो सबसे फेमस है ही, और एक और पश्चिमी तट पे लैगून, दक्षिण पश्चिमी तटीय पर लैगून कौन है, कौन राज्य में, केरल में। केरल में है ना, जिसको क्या कहा जाता है, कलाय, कयाल कहा जाता है। पश्चिमी तट के लैगून को कयाल कहा जाता है, और पूर्वी तट के लैगून को लैगून कहा जाता है। क्लियर है। डेल्टाई आर्द्र भूमि और लैगून भारत के पूर्वी तट में। ताजा जल वाला कच्छ क्षेत्र, गंगा का मैदान, इसीलिए कांवर झील शामिल हुआ। कांवर झील क्यों शामिल हुआ, क्योंकि ताजा जल वाला वो क्षेत्र है आर्द्र भूमि बिहार का, बेगूसराय में। और कहाँ पड़ता है वो, गंगा के मैदान में है, वो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में है बेगूसराय का कांवर झील, इसलिए उसको शामिल कर दिया गया। क्लियर हुआ कि शामिल क्यों हुआ था रामसर सूची में, क्योंकि ताजा जल वाला एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, सबसे बड़ा कि सबसे अधिक होगा, एशिया का सबसे अधिक मीठे पानी का झील
कामर झील है, अधिक, बड़ा नहीं, अधिक शायद, हाँ क्वालिटी देख लेना, ठीक है। गंगा का मैदान, चलिए लिखिए 5 को, 3 को और लिखाएंगे इसमें, चलिए लिखिए। और इसको देखना है तो हम उसका शेयर भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाला हुआ। आर्द्र भूमि के 8 भाग हमने पहले बताया था कि 8 भाग होता है, उसमें छठा भाग ब्रह्मपुत्र घाटी का बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान में, बाढ़ का मैदान बहुत सा है, गंगा का भी मैदान है, बाढ़ का मैदान है कि नहीं, सिंधु का भी है बाढ़ का मैदान, है कि नहीं। लेकिन आर्द्र भूमि में जो शामिल है वो ब्रह्मपुत्र घाटी का बाढ़ का मैदान, क्लियर है, ब्रह्मपुत्र घाटी का बाढ़ का मैदान ये शामिल है। अगला, उत्तर पूर्वी भारत हिमालय गिरिपथ का कच्छ एवं अनूप क्षेत्र। उत्तर पूर्वी भारत में हिमालय गिरिपथ, हिमालय गिरिपथ किस राज्य, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। पर्वतीय झील एवं नदियां में कौन सा है, लद्दाख और कश्मीर। मैंग्रोव और आर्द्र क्षेत्र अंडमान, 8 को फुट गया नहीं। अब एक कच्छ का अनूप क्षेत्र कई जगह लिखा है, यहाँ भी कच्छ का, तो तुम लोग ये नहीं टेंशन में रहोगे कि कच्छ तो गुजरात के जाना जाता, वो कच्छ का रण है, कच्छ का रण। रण इसलिए कहा गया है कि बगल में क्या है, बगल में अरब सागर एक तरफ राजस्थान का मरुस्थल है, इसलिए उसको कच्छ का रण कहा गया। कच्छ का रण रहेगा तब गुजरात हमारा, लेकिन कच्छ क्षेत्र बहुत सा हम लिखा है, कच्छ क्षेत्र, गंगा का भी कच्छ क्षेत्र लिखा है ना, तो ध्यान रखेगा ऑप्शन में कि क्या पूछ रहा है प्रश्न में। तो ये था आपका आर्द्र भूमि का 8 भाग। ये 8 भाग याद रखोगे कि प्रत्येक भाग में क्या क्या शामिल किया गया। चलो ये 8 भाग में ही माननीय प्रधानमंत्री जी 75 को भारत का रामसर सूची में शामिल हुआ। 75 नहीं, अमृतकाल, अमृतकाल का मतलब क्या हुआ, 75वां आज़ादी का 75वां दिवस, तो 75 को शामिल हुआ। तो ये 8 भाग, ये 8 भाग बराबर 75, क्लियर हुआ, जो आप लोग करंट में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, भारत में मैंग्रोव वन या, क्लियर हो गया, अनूप वन, ठीक, अनूप वन कहते हैं, किताबा में जो लिखल होगा है ना, अनूप वन, ठीक है। अब उसका उत्पत्ति का क्षेत्र का कौन कौन क्षेत्र में ये मैंग्रोव वन का विकास होता है, उद्भव होता है, उत्पत्ति होता है। तो लवण का क्षेत्र, जहाँ लवण पाया जाएगा जल में, ज्वारीय सक्रिय खाड़ी, बंगाल और अरब सागर क्षेत्र के पास। पंख मतलब दलदली मैदान में, डेल्टाई क्षेत्र में, जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में। सुंदरबन डेल्टा कैसा मिट्टी क्षेत्र है, जलोढ़ भी है, दलदली भी है, पंख भी है, सब तीनों मिश्रित है वहाँ पे। ज्वारंध मुख का तटीय क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा में मिट्टी जलोढ़ भी है, दलदली प्रकार के भी है, पंख प्रकार के भी है, मैदानी क्षेत्र, क्लियर हो गया ना, सुंदरबन डेल्टा। इसीलिए अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल देखें मैंग्रोव वन का, तो 2021-22 का रिपोर्ट के अनुसार तो 2019 की तुलना में 2021 में कितना वृद्धि हुआ, 17 किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखना कि 17 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है कि 17 किलोमीटर है, ध्यान रखना ऑप्शन में भी, नहीं कि 17 पढ़ा ही है तुम लोग, लिखल रहेगा किलोमीटर, अब वर्ग किलोमीटर नहीं देगा तो फांस उसके तैयार। वर्ग किलोमीटर है, 17 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना है ऑप्शन में कि 17 वर्ग किलोमीटर है कि 17 किलोमीटर है। कुल मैंग्रोव वन कितना है भारत में, 4993 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ भी वर्ग किलोमीटर। विश्व का मैंग्रोव क्षेत्र का, विश्व में जितना मैंग्रोव वन है उसमें भारत का कितना प्रतिशत है अगर विश्व में। लेकिन अगर भारत का क्षेत्रफल देखें कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें मैंग्रोव वन कितना है, बहुत कम है, 0.15 मात्र, क्लियर हो गया। विश्व से तुलना करोगे तो 3%, लेकिन भारत के भूमि से तुलना करोगे 0.15%। सबसे अधिक विस्तार क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र लिख रहा है
सबसे अधिक विस्तार क्षेत्र कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा, मतलब पश्चिम बंगाल। विश्व का सबसे बड़ा जलीय वन कौन है? सुंदरबन डेल्टा है। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ है? तटीय जैव विविधता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा में। चलो लिखो, अब इसको समझा, कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? चलिए भारत में मैंग्रोव वन को आगे बढ़ते हैं। इसको तो सबसे अधिक विस्तार राज्यवार हम देखें तो अवरोही क्रम में तो सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में 42.33% है मैंग्रोव वन। उसके बाद गुजरात में 23.54, उससे नीचे कम अंडमान निकोबार द्वीप में 12.34, उससे कम आंध्र प्रदेश में 8.11, उससे कम महाराष्ट्र में 6.4 और उड़ीसा में 5.17%। ये अधिक विस्तार है जो अवरोही क्रम में है, बढ़ते से घटते की ओर। सबसे अधिक वृद्धि दर वाला राज्य मैंग्रोव वन का सबसे अधिक वृद्धि दर वाला, मतलब 2019 से 21 में 2 वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है मैंग्रोव वन का? उड़ीसा में प्रथम स्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। विलुप्त की ओर मैंग्रोव वन क्षेत्र, कौन सा मैंग्रोव वन क्षेत्र जो अब विलुप्त होते जा रहा है? एक है राइजोफोरा अन्नामलाई, कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। हेरिटेरिया कनिकेसिंस, ये कहाँ पड़ता है? भितरकनिका, भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? ये तुम्हारा काम है, ये किसका काम है? मेरा काम है, लिख देते हैं, तुम्हारा काम है। काम है लिखना, खोज के लिखोगे याद होगा। तो ये था वन का प्रकार जलवायु के आधार पे। अब हम बताएंगे वन का प्रकार प्रशासनिक वर्गीकरण। तो चलिए लिखिए, कल आपने वन के प्रकार में जलवायु के आधार पे वर्गीकरण पढ़ा था, समाप्त हो गया। अब प्रशासनिक आधार पे वन का वर्गीकरण समझिए। 3 भागों में है, आरक्षित, संरक्षित और असुरक्षित। आरक्षित किसको कहते हैं? सरकार का प्रत्यक्ष निगरानी में रहता है, ये सीधा निगरानी है सरकार का, उसे आरक्षित वन कहते हैं। सरकार का प्रत्यक्ष निगरानी में, जैसे टाइगर रिजर्व नाम सुने हो, इसका सुंदर उदाहरण है, सरकार का निगरानी में रहता है। उसके बाद संरक्षित वन, सरकार के द्वारा देखभाल किया जाता है। वन जीव अभयारण्य देखे हो? हाँ, अब समझो, ये वन है, ठीक है। वन का ये से ये भाग वन जीव अभयारण्य क्षेत्र है, ठीक है। ये हो गया टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये हो गया आरक्षित, ठीक है। ये हो गया संरक्षित, और बाकी बाहरा वाला जो भाग वो क्या हो गया? यानी एक ही जगह पे वन है, उसके 3 रूपों में। क्लियर हो गया ना? कौन सा? चलिए, वो सुरक्षित वन वो वर्गीकृत है, वर्गीकृत नहीं किया गया, खुला रहता है। आ गया ये मवेशी चराने की अनुमति नहीं, किसी भी प्रकार का रूप से आरक्षित वन में आपको मवेशी चराने की अनुमति नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मवेशी चराने की अनुमति मिलेगा वन जीव अभयारण्य क्षेत्र में। टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है, जो रिजर्व क्षेत्र होता है, वहाँ पे किसी भी सूरत में मवेशी चराने की अनुमति नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो वन जीव अभयारण्य जो इसके बाहरी भाग है, उसमें मवेशी चराने की अनुमति मिलेगी। और बाहर वाला में तो कोई प्रतिबंध नहीं, गाय भैंस लेके गया चला लिया, चल लिया। पश्चिमी चंपारण में जाकर देखो, क्या वहीं पे है ना? आगे यहाँ पे वृक्ष काटने के, जब मवेशी चराने की अनुमति नहीं तो वृक्ष काटने की अनुमति, यहाँ पे भी वृक्ष काटने की अनुमति नहीं, लेकिन यहाँ वृक्ष काटने पर प्रतिबंध नहीं है, काट सकते हो, लेकिन पर्यावरण को क्षति
ना पहुंचे, इसीलिए वृक्ष काटने पर प्रतिबंध नहीं। इस शब्द प्रतिबंध शब्द का यहाँ अर्थ ये हुआ कि आपको वृक्ष काटने की अनुमति मिलेगा, लेकिन सूखा उखा जो जलावन के लिए, ऐसा नहीं कि काटे और इसको लाए बेच रहे हैं। यानी वृक्ष काटने का अनुमति मिलेगा यहाँ पे, ये प्रतिबंध नहीं है। मतलब है कि सूखा वृक्ष मिलेगा काटने का, कच्चा उच्चा नहीं मिलेगा, अनावश्यक। वन क्षेत्र, कुल वन क्षेत्र का कितना है ये? संरक्षित वन कितना है? और वन क्षेत्र कितना है? 18%। यानी आरक्षित वन हो गया 53% है, कुल वन क्षेत्र का। संरक्षित वन हो गया 29%, और वो सुरक्षित वन कितना हो गया? 18%। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, चलिए वन आवरण की अवधारणा हम लोग देखें, ठीक है? पहले समझ लो, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो आप लोग को रिपोर्ट जो वन रिपोर्ट जो आप लोग रखते रहते हैं, कन्फ्यूजन होते रहता है। ये इसलिए समझाना उचित समझते हैं कि ताकि आपको वन रिपोर्ट जो वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी होता है भारत सरकार का, वो आपको पढ़ने में आसान हो जाए, समझने में कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पूछ रहा है एग्जाम में। जैसे वृक्षावरण या वृक्षाच्छादन, एक ही बात हुआ। वृक्षावरण या वृक्षाच्छादन एक ही बात है। किसको कहते हैं? तो भूमि का कुल क्षेत्र, भूमि है जहाँ भी भारत में जितना भी भूमि है, उस भूमि पर वन में जो वृक्ष है, वन का क्षेत्र होता है, बताए थे कोई जैसा खुला वन जीव अभयारण्य क्षेत्र और टाइगर रिजर्व क्षेत्र, तीन क्षेत्र बताए थे वन का। यानी कौन कौन था? आरक्षित, संरक्षित और खुला, वो तीनों क्षेत्र। और आपके घर के पास जो वृक्ष है, जो आपके घर के पास जो वृक्ष है, दोनों को मिला के क्या कहलाया? क्लियर हो गया? देखो, वन के पास जो वृक्ष है और मानव बसावट क्षेत्र, यानी जहाँ इंसान रहती है, जो आपका घर है, मानव बसावट क्षेत्र मतलब जहाँ आपका घर है, खेत खलियान है, वहाँ पे जो वृक्ष है, दोनों वृक्ष मिला के क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया ना? लिख दिए, भूमि का कुल क्षेत्र वृक्षों द्वारा आच्छादित हो, या वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब वन का हिस्सा हो सकता है, वन का हिस्सा हो सकता मतलब ये, वन का हिस्सा नहीं हो सकता मतलब। क्लियर हुआ उनको? तो ये दोनों वन वाला वृक्ष और मानव बसावट वृक्ष, दोनों को क्या कहेंगे? क्लियर हो गया? वृक्षावरण, वन आवरण या वन आच्छादन एक ही बात है। भूमि का उस क्षेत्र, यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है वन में, वन क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं आएंगे, पेड़ पौधा, झाड़ी, वनस्पति, जीव जंतु सभी मिला को क्या बोलेंगे? ठीक है, के रूप में शामिल किया जाता है। मतलब प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट, यानी ये जो वन आवरण या वन आच्छादन मुख्यतः वन क्षेत्र को बताता है। क्लियर हो गया ना? वन में जो कहीं बन गए देखे हो, वो नहीं देखा है वन? जा नेपाल, यानी वास्तविक रूप से वनों से ढका कौन है? वन आच्छादन। ठीक है, नहीं तो अभी तुम लोग पीटी दो, तुम लोग को हम अपना गांव का दर्शन कराएंगे। ठीक है, उधर तो पता भी चल जाएगा। पाल कला तो लिख लोगे, मौर्य कला मेंस, पाल कला है ना मेंस में। और मधुबनी पेंटिंग तो मधुबनी में दर्शन हो जाएगा, चित्रकला संस्थान है ही मधुबनी का। और पटना कलम तो पटना में, तीनों जगह हो जाएगा, ऐसे पास कर जाओगे। वन क्षेत्र किसको कहते हैं? चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना हो, लेकिन वो पहले से फिक्स है कि वो वन क्षेत्र है। हम लोग को, सब लोग को पता है ये जंगल है, वृक्ष रहे चाहे न रहे। जैसे हम लोग के बगल में है बटिया जंगल,
जब देवघर जाओगे बाय रोड तो जमुई होके जाओगे तो जमुई जिला में बटिया जंगल मिलेगा, काफ़ी घुमावदार वहाँ पे सड़क है। या आप कोडरमा घाटी क्षेत्र जाएंगे, कोडरमा घाटी क्षेत्र गई है कोई? हाँ गई है, पता ही वो सब वही है वन क्षेत्र। तो वन क्षेत्र का मतलब हो गया चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना हो। और वन क्षेत्र का आंकड़ा कौन इकट्ठा करता है? राजस्व विभाग करता है। और राजस्व विभाग द्वारा वन क्षेत्र क्या है पूछेगा, वन क्षेत्र किसके द्वारा अधिसूचित है? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग ये बताता है कि ये भूमि बंजर है, ये भूमि कृषि योग्य है, ये बसावट, ये वन क्षेत्र है। पता है कि नहीं? आप लोग का आंकड़ा होगा, देख लीजिएगा। तो वन क्षेत्र का जो आंकड़ा इकट्ठा कौन करता है? राजस्व विभाग। लेकिन वन क्षेत्र हो या वन आच्छादन हो या वृक्षावरण हो, इन तीनों का रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। रिपोर्ट प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग करता है। लेकिन वन क्षेत्र का आंकड़ा पूछेगा कि इकट्ठा कौन करता है? राजस्व विभाग। ये अंतर है। ये आंकड़ा इकट्ठा करके किसको दे दिया? वन संरक्षण विभाग को। राजस्व विभाग जो है वन क्षेत्र का आंकड़ा इकट्ठा करके किसको दे दिया? वन विभाग को, वन सर्वेक्षण विभाग को, उसको दे दिया। वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित कर दिया। क्लियर है? तो वन क्षेत्र मतलब समझ गए, चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना। ये वास्तविक वन किसे कहेंगे? वन क्षेत्र वाला या वृक्षावरण वाला या वन आच्छादन वाला? वन आवरण। ये है वास्तविक रूप से वनों से ढका ही है। क्लियर हो गया ना? चलिए लिखिए। हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझ लोगे तो आप डाटा अपने से पढ़ लोगे। कुछ है नहीं, डाटा से हम लिखा देंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्या है? प्रकाशित करता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? प्रकाशित करता है भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय का अधीन है? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। अगर ऑप्शन में है कि भारत का वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है, ऑप्शन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये भी ऑप्शन में है, और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ये भी ऑप्शन में है, तो मारना उत्तर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग मारोगे। जब ये ऑप्शन में नहीं है और ये है तब तो इसको मार ही देना, क्योंकि तो बॉस है उसकी, इसके अंतर्गत ये कार्यालय है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग एक कार्यालय है। इसके और कार्यालय है, जैसे नदी संरक्षण, नदी का जल संरक्षण आप करेंगे, पर्वतीय क्षेत्र को संरक्षण या आर्द्र भूमि को संरक्षण, ये सभी किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो उसमें वन, जो वन का रिपोर्ट मतलब वृक्षावरण, वनावरण और ये तीनों का रिपोर्ट कौन जारी करेगा? इस मंत्रालय का अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। क्लियर हो गया ना? एग्जाम में ऑप्शन देखेगा कि अगर दोनों है तो ये मारना, और ये नहीं है और ये है तो इसको मार दोगे। फिर ये ऑप्शन रहेगा फिर भी ये मारोगे, दिमागवा मत लगाओ ज्यादा। जब हम बार बार बोल रहे हैं हिम तो जाता है तो ये दोनों पर है, चलो मार दो, एक से अधिक। रिपोर्ट ये जारी करता है, नहीं थोड़ा जारी करता है, ये तो मंत्रालय है। क्लियर हुआ? ई में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों है तो ई में मार देंगे। ठीक है, चलिए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का स्थापना 1981 में हुआ था। इसका मुख्यालय देहरादून है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रकाशित नहीं होता है। माथा क्यों ठोक रहे हो? भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित होता है प्रति 2 वर्ष पे, प्रति 2 वर्ष पे, प्रति वर्ष नहीं 2 वर्ष पे। प्रथम बार कब हुआ? 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट का काल क्या है? वर्ष।
तो अब कब प्रकाशित होगा? इसमें होगा ना। अगर एग्जाम तक का इसका रिपोर्ट आ गया तो वो पढ़ना है, नहीं तो 21 वाला तो पढ़ना पड़ेगा। कैसे वाला पढ़ना पड़ेगा? क्लियर हो गया ना। प्रथम 1987 में 17वां भी पूछेगा केमी वन स्थिति रिपोर्ट चल रहा है या क्रम है, क्या मानोगे? 17वीं जिसका वर्ष 2021 है। वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशन का विषय क्या है? क्या क्या प्रकाशन होता है? किसका रिपोर्ट? वृक्षावरण, वनावरण और वन भौगोलिक क्षेत्रफल। चलिए लिखिए। देखिए, इसको एग्जाम में गलती ना हो, हमेशा यहाँ से पूछता है। वनावरण या वनाच्छादन एक ही बात हुआ। कितना भारत के कुल भूमि में का कितना में है वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर में। तो अगर प्रतिशत में कहें तो कितना में है ये? वनावरण 21.78%। 2019 से 21 में वनावरण में कितना वृद्धि हुआ? 19 से 21 में 2 साल में तो कितना है क्षेत्रफल में? 1,540 वर्ग किलोमीटर हुआ। और प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ? 0.22%। क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अब आप वृक्षावरण कितना है? 2021 का रिपोर्ट के अनुसार कितना है? ये 2021 का रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। 2021 वृक्षावरण कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 2.91%। 2019 से 21 में कितना वृद्धि हुआ? 721 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ? 0.76%। अब वन क्षेत्रफल, तो ये दोनों को जोड़ दो, तो इतना है कि नहीं है या नहीं? होगा। भारत में वन क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्रफल कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 24.62। अब वन क्षेत्रफल 2019 से 21 में कितना वृद्धि हुआ? 226 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ? 0.28 यानी 28। कहाँ दिक्कत है? नहीं ना, ठीक। तो याद रखेंगे हमेशा। पूछेगा वन आवरण कितना है? 21.78%। पूछेगा वन क्षेत्रफल कितना है? तो 24.62। किस वर्ष के रिपोर्ट के अनुसार ये है? ये है 2021। इतना ये जो है 2021 के अनुसार। क्लियर हुआ नहीं? यहाँ हेडिंग ही दे दिए हैं 2021 पहले। क्लियर है? यहाँ पे पूछेंगे, बता दे रहे हैं। चलो देखो, तो सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य, पहले समझ लो। सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य अवरोही क्रम में पूछेगा। सबसे अधिक वन कहाँ है? ठीक है। और ये अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। सबसे अधिक है मध्य प्रदेश, है ना, और सबसे कम। क्लियर हो गया? क्षेत्रफल में या पूछेगा सबसे अधिक वन पाया जाता है। जब पूछेगा सबसे अधिक वन पाया जाता है तो समझ लेना कि क्षेत्रफल में पूछ रहा है, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? और फिर ऑप्शन भी देखेगा। तो सबसे अधिक हो गया मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में। अब इधर देख लो, 4 को 5 को बीपीएससी फंसाता है क्रम से सजाने। मध्य प्रदेश इससे कम है अरुणाचल प्रदेश में, इससे कम छत्तीसगढ़, इससे कम उड़ीसा, इससे कम महाराष्ट्र।
अब प्रतिशत में क्षेत्रफल उसका कम है लेकिन वन अधिक है। उस राज्य का क्षेत्रफल कम है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लक्षद्वीप का कम ही है ना, लेकिन वन क्या है, यानी कम भूमि में अधिक वन, और ये अधिक भूमि में अधिक वन। अगर मान लीजिए इसके पास 5 कट्ठा, 5 कट्ठा में 10 गो पेड़, ठीक है, और इसके पास 3 कट्ठा भूमि है और इसमें 10 पेड़ है। ये प्रतिशत में है, यानी कम भूमि में 10 गो है और ये अधिक भूमि में 10 गो है। क्लियर हुआ? हाँ, पूरा रामायण खत्म, अभी तुम वन सघनते का समझ रही हो। वन आवरण हम बता दिए थे। वन आवरण का मतलब देख लो उसमें, इसलिए हम बोलते हैं कुछ समय नहीं कोई समझी तो पूछो एक बार। वन सघनता, वन आच्छादन, कोई जरूरी नहीं कि सघनता से मतलब है। यहाँ सघनता से मतलब है, यहाँ सघनता नहीं हो सकता। प्रतिशत में हमेशा सघनता ही होगा ना, कम भूमि में अधिक पेड़ है, 10 गो पेड़ है। तो ये क्या बता रहा है? प्रतिशत सघनता को बता रहा है, ठीक है। लो तुमको लिख ही लीजिए वन सघनता। अब क्लियर हो गया? कम भूमि में अधिक पेड़। एग्जाम्पल में भी 5 कट्ठा जानती हो? कितना दूर होता है कट्ठा में? सब तो ठीक है, ठीक है। तो सबसे अधिक वन सघनता यानी प्रतिशत में कहाँ है? लक्षद्वीप में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के सबसे अधिक कहाँ है? लेकिन पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक और राज्य में सबसे अधिक वन सघनता है और सबसे अधिक, और ऑप्शन में ही दोनों है, तो क्या मारोगे? ठीक है। राज्यों में वन सघनता है सबसे अधिक, तो लक्षद्वीप। राज्यों का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश भी और राज्य भी। पूछेगा सबसे अधिक किस राज्य में वन सघनता है या प्रतिशत है, तब मारोगे मिजोरम। राज्यों मतलब जो राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों प्रीवियस से देख लेगा। तो लक्षद्वीप सबसे अधिक है, मिजोरम उसके बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। उसके बाद अंडमान है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है। यानी अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो ये हो गया केंद्र शासित, ये हो गया राज्य। अब आइए क्षेत्रफल के आधार पर, तो लिखा हुआ है यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर कम वन आवरण। क्षेत्रफल के आधार पे कम वन आवरण, तो सबसे कम तो बिहार का स्थान मास्टर है, 5वां है। के गो राज्य कितना है भारत में? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 28 और 8 कितना हुआ? 36। 36 में 5 घटाओ कितना? 21वां स्थान है। कहाँ सबसे कम? न्यूनतम में जा रहे हो ना। हरियाणा सबसे कम है, यानी 28 + 8 मार देता 5वां, फुर्सत करता मार के 32 होगा। हाँ जो भी हो 32। तुम लोग क्या मारता? अरे 5वां क्रम में था, मार देते हैं। अरे पीछे से है ये 5वां। अगर स्थान पूछेगा तो क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को जोड़ लो और उसके बाद पीछे से आ जाओ तो क्या स्थान होगा? हो गया ना? अब क्लियर हुआ? नहीं तो तुम लोग बोल्ड हो जाता।
पता था। वनीय क्षेत्र तथा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अनुपात में प्रतिशत, कि भारत का जितना भूमि है, भारत का जितना भूमि है और लद्दाख का जो भूमि है और उस भूमि में कितना वन है, उसी को बोलते हैं वनीय क्षेत्र तथा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अनुपात प्रतिशत में। भारत का जो भूमि है और लद्दाख का जो भूमि है और लद्दाख के भूमि में कितना में वन है, ये प्रतिशत है पर्सनली लद्दाख का। इसमें तुलना भारत से तुलना नहीं की गई है, यहाँ राज्यों से तुलना है। ये सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य में क्षेत्रफल हो चाहे प्रतिशत हो, ये राज्यों एक दूसरे राज्य से तुलना किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिशत निकला है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल वन का, लद्दाख में जो भूमि है और उसमें जितना वन है उसका अनुपात। क्लियर हो गया ना? इसी को बोलते हैं वनीय क्षेत्र तथा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अनुपात। तो लद्दाख सबसे कम आ जाता है, अगर भारत की तुलना में करें तो वन कम हो जाएगा प्रतिशत में 1.35%। अब बिहार का कितना है 7, इससे ज़्यादा, क्योंकि स्वाभाविक है कि लद्दाख से बड़ा क्षेत्रफल है बिहार के पास, ज़्यादा तो होगा ही। प्रतिशत में लक्षद्वीप का ये आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन है, राजस्थान, यूपी, गुजरात, यानी सबसे अच्छा स्थिति है बिहार का, नहीं है। लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख का भी क्षेत्रफल और बिहार का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो लगभग क्या होगा, बिहार का क्षेत्रफल कम है, लेकिन वहाँ पे वन का अगर अनुपात हम लोग देखें तो चूंकि वहाँ पे कैसा भूमि है, लद्दाख सूक्ष्म मरुस्थल है, सूक्ष्म मरुस्थल क्षेत्र है, इसलिए वन वहाँ पे कम मिलेगा। सूक्ष्म मरुस्थल है ना, सूक्ष्म मरुस्थल या आप हिम क्षेत्र भी कह सकते हैं, हिम मरुस्थल इसको कहते हैं। तो लद्दाख में 1.35% है और बिहार में पूछेगा कि वनीय क्षेत्र तथा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे कम वन प्रतिशत में कहाँ है, और बिहार में कितना है 7.48। तो बिहार का कितना स्थान है, अब बता, इसमें भी बिहार का कितना स्थान होगा, 32वां ही होगा, 30वां स्थान पूछेगा तो 30वां मान देना, प्रतिशत पूछा तो ठीक है। चलिए लिखिए, चलिए तो केंद्र शासित, अब अगला देखें केंद्र शासित प्रदेश, स्पेशल कर देते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में वन में हम देखें तो वन क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ देखें तो सबसे अधिक वन कहाँ है, उसके बाद वन आवरण प्रतिशत में हम देखें तो सबसे अधिक वन आवरण कहाँ है, उसके बाद वन क्षेत्रफल का प्रतिशत अगर हम देखें तो लद्दाख में सबसे कम है, उसके बाद पुडुचेरी है, उसके बाद ध्यान रखना कि केंद्र शासित प्रदेश में क्या पूछ रहा है, वन क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, वन क्षेत्रफल, वन आवरण का प्रतिशत और वन क्षेत्रफल का प्रतिशत, ठीक है। वन क्षेत्रफल और वन क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल का प्रतिशत में सबसे अधिक जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप और चंडीगढ़। वन क्षेत्रफल का प्रतिशत में लद्दाख 1.35, पुडुचेरी 10.88 और चंडीगढ़ 20.07। अब वन आवरण के प्रतिशत में पूछेगा लद्दाख और अंडमान निकोबार। वन आवरण वृद्धि मतलब कहाँ वन सबसे अधिक वृद्धि हुआ, कहाँ कम हुआ, तो सबसे अधिक वृद्धि हुआ है 2021 में आंध्र प्रदेश सबसे अधिक है 647 किलोमीटर, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद उड़ीसा। अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते, आरोही मतलब होता है बढ़ते, सबसे न्यूनतम, उसके बाद मणिपुर, नागालैंड। पूछेगा सबसे अधिक वन वृद्धि, सबसे कम वन वृद्धि अरुणाचल प्रदेश। 3 को इसलिए कि व्यक्ति 3 बड़ा पूछता है। चलिए इसको लिखिए,
लोग देखे थे, इसको सुधार कर लें। इसका हेडिंग दें कि सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान वाला राज्य, मतलब सबसे अधिक वन का क्षति कहाँ हुआ, नुकसान कहाँ हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश 257 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। केएम स्क्वायर का मतलब हो गया हिंदी में वर्ग किलोमीटर। केएम स्क्वायर लिखें तो इसका हिंदी में वर्ग किलोमीटर समझना है। ऑप्शन में एग्जाम में नागालैंड। तो सबसे अधिक वन का नुकसान कहाँ हुआ है, और उसके बाद मणिपुर नागालैंड। कारण है कि वहाँ पे बहुत से आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। आपको हवाई अड्डा वगैरह बना है, स्वाभाविक नुकसान होगा, वन की तो कटाई होगी ही। तो इसको सुधार कर लेंगे। जो था वो हेडिंग गलत था, सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान वाला राज्य, ये लिखेंगे। चलिए भारत में घने एवं खुले वन, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, तो कैसा वन है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक? मध्यम वन और, लेकिन पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक घने वन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक घने वन है, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मध्यम एवं खुले वन। ऑल ओवर में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो किस प्रकार का? मध्यम और खुले वन है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बहुत घने वन है, इंग्लिश में VDF, इसका MDF है, इसका ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। इसका क्या हुआ है? बताओ MDF का D का मतलब क्या हुआ? VDF। हाँ चलो बेटा, वनों से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान क्या है? ठीक है, संविधान में देख लेते हैं, अधिनियम में। तो प्रारंभ में जब देश आज़ाद हुआ तो वन जो था, यानी वन मतलब वन जीव, जो वन में जीव रहते हैं, जो पक्षी रहते हैं, उसको संरक्षण की बात है। तो प्रारंभ में संविधान जब लागू हुआ था तो वन जो है किस विषय का था? राष्ट्र सूची का विषय था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, पता है ना। इस समय राज्य सूची से किसमें लाया गया? संविधान संशोधन करके संवर्ती सूची में। इसका मतलब है वर्तमान में वन की सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची में क्या लिखा हुआ है? वन, वन जीवों एवं पक्षियों। शब्द समझना, वन, वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण की बात है। मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कितना में है? भाग 4 अनुच्छेद क्या है? 51 है। अनुच्छेद 51 के को एक नहीं, 51 के को, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य में, आप देखेंगे तो वनों एवं वन जीवों सहित प्राकृतिक, देखिए यहाँ शब्द क्या चेंज हो रहा है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन क्या होगा? किसका कर्तव्य होगा? तो किसका कर्तव्य होगा? नागरिक का। मौलिक कर्तव्य का संबंध नागरिक से है, राज्य का नहीं। मौलिक कर्तव्य हम लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए दायित्व है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा भी करें, संवर्धन का मतलब होता है पेड़ लगाएं। कोई जीव आपने देखा मर रहा है पानी का अति में, तो मोटरसाइकिल उतर के उसको पानी पिलाइए। ऐसा नहीं कि मिला देखा मोबाइल बना रहा है मजे से वीडियो। आजकल क्या है, फैशन है, उसको मदद करने की जगह पे तुरंत वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा। दुर्घटना में भी आप देखते होंगे कि सड़क दुर्घटना हुआ, सब देख रहा है, कोई फोटो बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है वायरल करने के लिए।
ये नहीं कि इसको तुरंत हॉस्पिटल या कोई निजी गाड़ी पर बैठाएं, इसको हॉस्पिटल भेजें। तो मौलिक कर्तव्य आप लोगों के लिए है, आपका काम है। जो चीज़ें 11 वो कर्तव्य दिया गया है, आपको उसको पालन करना है, हम लोगों को पालन करना है, राज्य को नहीं। राज्य का मतलब यहाँ हुआ सरकार को नहीं। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 के को में वन वन्यजीव से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित संरक्षण की बात है। सरकार नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये है राज्य के लिए है, राज्य का दायित्व है। नीति निर्देशक तत्व यानी संविधान कहता है राज्य को कि आपकी नीति क्या होगा, आपके कार्य क्या होंगे। तो नीति निर्देशक तत्व में जो संबंधी बातें हैं वो राज्य को नीति बनाने के लिए है। तो अनुच्छेद 48 के को में लिखा हुआ है कि राज्य वन, वन्यजीव, प्राकृतिक पर्यावरण ये सब को रक्षा संवर्धन हेतु नीति कानून बनाएगा। क्लियर हो गया ना? तो 48 के को में है। राष्ट्रीय वन नीति 2 है। प्रथम बार राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब आया था? और अभी वर्तमान में कौन चल रहा है? 1988। उसके बाद अभी संशोधन नहीं हुआ। वन संरक्षण नीति वर्तमान में 88 है, पहले 1952 था। सबसे पहला वन संरक्षण नीति, राष्ट्रीय वन नीति या राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति 1952 है। चलिए लिखिए। वन संरक्षण नीति दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे। वन संरक्षण में तो पहला कानून आया था राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति, पहला कानून है 1952 में आया था। 1952 में क्या था कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत में वन लगाने का लक्ष्य है? 33%। याद रखना 33% वन लगाने का लक्ष्य है। लेकिन हम लोग अभी 24 पॉइंट कितना पहुँचे हैं? 24.79। अभी बहुत दूर यानी लगभग ये 8% कुछ पॉइंट नहीं, 8.79 तो कितना हो गया? 21। 8.21 अभी पीछे हैं। ये जो राष्ट्रीय वन नीति का जो लक्ष्य था, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में कितना परसेंट देश की कुल क्षेत्रफल का कितना में वन लगाना है? 33%। अब ये 33% बराबर 100%, इसको मान लो 33% बराबर 100%। अब इस 33% में पर्वतीय वन कितना लगाना है? पर्वत क्षेत्र में 60% वन आच्छादन करना और मैदानी क्षेत्र में 20%। ठीक है? और बाकी तो 60-20 कितना हुआ? 80 हुआ। अन्न कितना होगा? 20%। यानी क्या है? यानी क्या है? तो आप देखते होंगे गांव घर में देखते होंगे मनरेगा से वृक्ष लग रहा है, किसान लोग लगाता है, या आप घर में स्वयं वानिकी करते हैं, वृक्ष लगा लेते हैं अपना खेत के मेड़ पे बिना कोई योजना का। तो वो सब कहाँ जाएगा? किस 20% अन्न में। क्लियर हो गया ना? आपका ये अक्सर 60-20-80 हुआ, आप 33% बराबर 100% माने तो 60-20-80, 20 तो बच ही गया ना। तो 20 हुई है। किसान अपने निजी खेत में चाहे वह सरकार की योजना से या स्वयं व्यक्तिगत तौर पे जो पेड़ पौधा लगा रहा है वो भी इसका ही भाग होगा। ठीक है? अब ये वन संरक्षण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाया? वन संरक्षण हेतु तो माना है के लाइन में सामाजिक वानिकी। वन संरक्षण हेतु सरकार के द्वारा वर्तमान में जो कदम उठाए जा रहे हैं या 1952 में जो नीति लाई गई सामाजिक वानिकी की नीति, सामाजिक वानिकी को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने क्या किया? 3 भागों में बांटा। सामाजिक वानिकी को 3 भागों में। शहरी वानिकी मतलब शहर में वृक्ष लगाना, शहर के रोड के किनारे वृक्ष लगाना, या शहर में उद्योग धंधा होता है, व्यापारिक प्रतिष्ठान होता है, छोटा मोटा कल कारखाना होता है, तो वहाँ पे पेड़ पौधा लगाना। ग्रामीण वानिकी तो गांव में, और फॉर्म वानिकी तो कोई फॉर्म बनाता है उसमें। तो सामाजिक वानिकी के भाग कितने भाग हैं? 3 भाग। शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फॉर्म वानिकी, इन तीनों किसका भाग है? और
सामाजिक वानिकी क्या है? तो वन संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए, क्लियर है ना? तो ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब लाया गया? 1952 में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति में ही इसको लाया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? किसी को कुछ पूछना तो क्लियर है? चलो चलिए अब अगला हम संशोधित राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति, इसलिए इसको संशोधित राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कहते हैं क्योंकि पहला वन संरक्षण नीति 1952 आया, उसमें संशोधन हुआ 1988 में, हुआ ना? 1952 के वन संरक्षण नीति में क्या किया गया? संशोधन किया गया। संशोधन करके कुछ बातें हटाया, कुछ बातें जोड़ा, उसी बोलते हैं संशोधन। संशोधन का मतलब था दो चीजें, जो पूर्व में था उसमें कुछ काट लिया होगा, कुछ जोड़ दिया, उसको संशोधन करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति में प्राथमिकता क्या लाया गया? सरकार सतत पोषीय वन प्रबंध पर बल देगी। सतत पोषीय, सतत का मतलब होता है चलते रहना। सतत पोषीय क्या है? सतत पोषीय तो समझो, सतत पोषीय का मतलब हुआ कि प्रथम वन संसाधनों का संरक्षण एवं विकास किया जाएगा। वन संसाधन क्या है? पेड़ पौधे, ये वन संसाधन है। क्या बोले? वन संसाधन का मतलब हुआ पेड़ पौधे और उसमें रहने वाले जीव जंतु, वन संसाधन करता है। दूसरा, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। किससे? वन से। इसी को बोलते हैं सरकार सतत पोषीय वन प्रबंधन पर बल देगा। अनेक तरफ वन संसाधनों का विकास किया जाएगा और वन में जो रहने वाले लोग हैं, वन के किनारे जो रहने वाले लोग हैं, उसकी भी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। अब क्या है? स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। ये दोनों बात ही इतना है, नौ गो जो बातें हैं ये दोनों। देखो वन से संबंधित इसमें पहला प्राथमिकता में तो देश में 33% भाग पर वन लगाना। 52 में भी वही था और इसमें भी 33% है ना, उसमें भी 33 है ना। दूसरा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। ठीक है, वन संसाधन बोला आ गया। पारिस्थितिकी और संतुलित क्षेत्रों में क्या करना? वन लगाना। वैसा क्षेत्र जहाँ पे पर्यावरण का तापमान बढ़ रहा हो, मानव बसावट अधिक हो, जीव जंतु भी पाया जाता हो, लेकिन उसकी तुलना में वन कम हो, तो ये बोलते हैं पारिस्थितिकी और संतुलित क्षेत्र में वन लगाना। देश में प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक कुल का क्या करना? जैव विविधता किसको कहते हैं? जैव विविधता कौन सी? एग्जाम्पल बताओ। सर जैसे बाघ है, ये बिल्ली है तो बिल्ली का 6 प्रजाति है। हाँ, जीवों की विविधता का मतलब होता है एक जीव में कई प्रकार। कुत्ता आप देखेंगे तो कुत्ता भी कई प्रकार का मिलेगा। मनुष्य को देखिए तो वो भी कई प्रकार के हैं जलवायु के आधार पे। दक्षिण अफ्रीका में जाइए, वहाँ का मनुष्य के शारीरिक ढांचा, भारत में देखिए, अमेरिका में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, इसी को कहते हैं जीवों की विविधता। गाय तो गाय भी कई प्रकार के मिलेंगे, मतलब एक जीव में प्रकार। ऐसा नहीं कि कुत्ता, बिल्ली, बकरी तीनों का देंगे कि जैव विविधता, नहीं। कुत्ता में कई प्रजाति है, बकरी में तो कई प्रजाति है, मनुष्य है, गाय है, उसी को सांप में भी कई प्रजाति है। देखिएगा सांप में भी कॉमन होता है, उसमें बहुत प्रकार का, कहीं कोबरा बोलता है ना, तो उसी को बोलते हैं जैव विविधता। उसका संरक्षण करना है। मृदा अपरदन एवं मरुस्थलीकरण को क्या करेंगे? रोकना। याद रखिएगा ये। बाढ़ एवं सूखा पर क्या करना? ये सब तो आप कॉमन सेंस में मार दीजिएगा, इसलिए कॉमन सेंस में एक को याद रखना है। 2, 3, 4 तो कॉमन सेंस में मार दीजिएगा कि वन वाला बात है तो पर्यावरण रहेगा, पारिस्थितिकी रहेगा, या धरोहर, प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता, तो कॉमन सेंस में। लेकिन याद यह रखना है कि राष्ट्रीय वन संरक्षण का नीति ये भी है कि मृदा अपरदन एवं मरुस्थलीकरण को रोकना है। बाढ़ एवं सूखा पर क्या करना है? नियंत्रण। अभी यह समझिए, निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी व वन रोपण द्वारा क्या करना? वन आवरण करना।
वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर कौन? ग्रामीण जनजातियों को। ग्रामीण सिर्फ जनजाति, तुम लोगों को नहीं मिलेगा, हम लोगों को, क्योंकि प्राचीन काल से ही वनों से आत्मिक संबंध, भावनात्मक संबंध सिर्फ जनजाति का है। जंगल जमीन उसी के लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जनजातीय आंदोलन हुआ था। क्या किया था ईस्ट इंडिया कंपनी कि जनजातीय क्षेत्र में भी कड़ा कानून लागू कर दिया था, वनों से विच्छेद कर दिया था जनजाति लोगों को, उसके अधिकार को कटौती कर दिया था कि तुम भाई वन में कुछ नहीं करोगे। इसीलिए तो सभी लोग जनजाति लोग क्या है, अब विरुद्ध हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। आज भी अब जाओगे तुम मेरे एरिया तरफ लखीसराय से निकलोगे, जमुई जिला प्रवेश करोगे तो बटिया जंगल मिलेगा। बटिया जंगल में बहुत से जनजाति लोग हैं, रोड पे एक डंडा रख देगा लंबा सा, जितना गाड़ी जा रहा है सब डंडा रखा रहेगा इसे, तो डंडा क्रॉस कर नहीं जाना, गाड़ी रोक देना और उसको 10 रुपया 20 रुपया दे देना, नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा खैर नहीं। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र देख के तुम जा रहे हो, रोड बना है तो हमें चाहिए। टूल टैक्स नहीं कर सकते, उसका लगाव है। वो जनजाति को ये मानना है कि मेरा क्षेत्र है, बिल्कुल उसका क्षेत्र है शुरू से। और सरकार ने भी राष्ट्रीय वन नीति 1988 में क्या किया, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजाति को इमारती लकड़ी मिलेगा, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध कराना तथा लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना, इसको अधिकार दिया गया है। पेड़, अगला पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जन आंदोलन। बहुत सा आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, नाम सुने हो? ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति 1988 में लिखा हुआ है नम्मा में, पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, और इस जन आंदोलन में महिलाएं शामिल हो ताकि दबाव बढ़े, महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया। इसलिए 8वां, 7वां और 9वां, इधर 5, 6 और 1 ये जरूर फोकस रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसका लाइन उठा के से लंबा लिख देगा, तुम सोचेगी कभी तो पढ़े ही नहीं, कहाँ से पूछ दिया। तो राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति 1988 के उद्देश्य 9 उद्देश्य है, लोगों को याद रखेंगे, बता दे रहा है। नहीं अगर याद रखा तो गया काम से एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दीजिए चाहे बीपीएससी का दीजिए। चलिए लिखिए, सामाजिक मानकी। सामाजिक मानकी का अर्थ या परिभाषा या अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब परिभाषा हो गया, क्या है तो मदद करना। सामाजिक मानकी का काम है मदद करना। किसमें मदद करना, किसको मदद करना, तो पर्यावरणीय विकास का में मदद करना, ग्रामीण विकास का मदद करना, और क्लियर हो गया ना। सामाजिक मानकी का मुख्य ध्येय यह है उसका मदद करना। किसका किसका मदद करना, पर्यावरणीय, ग्रामीण और सामाजिक विकास। इसका उद्देश्य क्या है सामाजिक मानकी का, वनों का प्रबंध एवं सुरक्षा, दोनों काम, प्रबंधन भी करना है और सुरक्षा भी। ऐसा नहीं कि प्रबंधन कर दिया, हाँ यहाँ पे लगेगा, लगा हुआ है, और आप रात को गए एकदम कत्ता लेके नजर आए हुए, कर बढ़िया होते यदि बल्ला काट के चल दिए कंधा होते। अब मौलिक कर्तव्य में लिखा है कि रेल की सुरक्षा प्रदान करना आपका कर्तव्य दायित्व है। रेलवे आपकी संपत्ति है, ऐसा लिखा हुआ है ना, रेलवे में लिखा रहता है, बुकिंग में चलिए, रेलवे आपकी संपत्ति है लिखा रहता है। ये तो क्या करता है सब लोग समझता है वो मेरी संपत्ति, उसका ये ना खोला घर लेके चल दिया, ऐसा भी करता है ना, पहले करता था, कर लेता है कहता है कि मेरी संपत्ति तो ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आप लोग का, ऐसा भी आप लोग की भी मंशा है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। वनों का प्रबंध एवं सुरक्षा प्रदान करना। उसर भूमि पर वन, उसर भूमि मतलब जो उपजाऊ नहीं है उसको उसर भूमि बोलते हैं, तो उस पर क्या करना है, वन रोपण, पौधा। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 में
सामाजिक वानिकी को कितने भागों में बांटा? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और वानिकी। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब है सामाजिक वानिकी कितने प्रकार का है या उसके कितने भाग हैं? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और अब क्या पढ़ेंगे? तीनों बारे में ध्यान देंगे तभी तो क्लियर हो जाएगा सामाजिक वानिकी। लिखिए पहला सामाजिक वानिकी के पहला प्रकार क्या है? शहरी वानिकी है। तो शहरी वानिकी किसको कहते हैं? तो शहरों में उनके इर्द गिर्द, शहर है जैसे मधुबनी शहर, तो शहर में या शहर के चारों तरफ इर्द गिर्द निजी एवं सार्वजनिक भूमि पर, निजी भी और सार्वजनिक जो सरकार की भूमि है उस पर हरित पट्टी बनाना। हरित पट्टी क्या आप देखते होंगे कि रोड के किनारे या कहीं पे है चारों तरफ से एकदम वृक्ष लगा है, बीच में मैदान, या रोड के किनारे करते हैं, किनारे किनारे वृक्ष रहता है, उसी को बोलते हैं हरित पट्टी। पार्क बनाना, पार्क बनाना में तीनों उद्देश्य है नहीं है। सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या बताए थे कि उसका काम है मदद करना पर्यावरण में, ग्रामीण विकास में, सामाजिक विकास में। तो पार्क बनाना सुंदर उदाहरण है समझने के लिए। आप पार्क में मतलब समझते हैं कि सरकार जो है हम लोग को घूमने के लिए क्या मिलन स्थल के लिए बनाए हैं, लेकिन उसमें ग्रामीण विकास का मदद है, सामाजिक विकास का मदद है। सामाजिक विकास कैसे? तो घर में लोग बंद रहता है, अब वहाँ पहुँचेगा तो बातों का आदान प्रदान होगा, नहीं होगा। साथ ही पर्यावरण का विकास होगा। पार्क ये है ना, खुला जगह बैठ के साथ ही योगा करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ होगा तो सरकार के राजकोषीय भार कम होगा। ज़्यादा बीमारी फैलेगा तो सरकार का राजकोषीय भार बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सरकार को सरकारी अस्पताल में ज़्यादा दवाई सुइया वगैरह व्यवस्था करना होगा। लेकिन अगर आप योगा करते हैं, स्वस्थ रहते हैं तो राजकोषीय भार घटेगा। फाइनली सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जोड़ के समझिए, जोड़ के पढ़िए, सोचिए। तो पार्क बनाना, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना एवं प्रबंध करना, औद्योगिक एवं व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना। तो औद्योगिक तो आपको पता होगा कि जहाँ कल कारखाना छोटा मोटा उद्योग है। व्यापारिक स्थल मतलब क्या? एग्जाम्पल बताओ। कार्यालय, अरे FCI का गोदाम देखे हो, बाजार समिति देखे हो, वो सब क्या है? व्यापारिक स्थल है। मंडी देखे हो, तब यहाँ पे मधुबनी मंडी तो चारों तरफ घर है, कहाँ पेड़ लगेगा? सब व्यापारिक स्थल उसी को कहते हैं। मंडी, बाजार समिति, गोदाम, बंदरगाह है कहीं पे, बंदरगाह के स्थल भाग पे भी वृक्ष लगाया जाता है, क्योंकि वो क्या है? व्यापारिक स्थल है। व्यापारिक स्थल का मतलब ये हुआ। तो औद्योगिक एवं व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना एवं उनका प्रबंध करना, इसको क्या कहते हैं? शहरी वानिकी। लिखिए दूसरा क्या है प्रकार में? पहला शहरी वानिकी, अब गांव में वानिकी। तो ग्रामीण वानिकी दो भाग में है। एक हो गया कृषि वानिकी और दूसरा, तो कृषि वानिकी किसका भाग है? सामाजिक वानिकी की ग्रामीण वानिकी? समुदाय कृषि वानिकी किसका भाग है? अब एग्जाम में ग्रामीण वानिकी ना ऑप्शन में रहे और लिख दे कृषि वानिकी, समुदाय कृषि वानिकी, तब क्या तुम मारोगे? सामाजिक वानिकी का ही भाग नहीं है ग्रामीण वानिकी। जब ऑप्शन में ग्रामीण वानिकी रहेगा और सामाजिक वानिकी दोनों रहेगा, अब पूछेगा कृषि वानिकी किसका भाग है, तो क्या मारोगे? क्लियर हो गया ना? एग्जाम में कंफ्यूजन में नहीं जाना। जब ये नहीं रहेगा तो फाइनली तो सामाजिक वानिकी में हम चल ही जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब आइए ग्रामीण वानिकी दो भागों में है, कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी। कृषि वानिकी किसको कहते हैं? देखिए, कृषि योग तथा बंजर भूमि, यानी दोनों, कृषि योग भूमि भी और बंजर भूमि, दोनों भूमि में पेड़ और फसलों एक साथ लगाना। आप देखते होंगे गांव में किसान को कि खेत में धान लगा दिया और उसके मेड़ पे पेड़ लगा दिया, तो समझ आना वो क्या है? अब क्लियर हो गया ना? एक साथ
कृषि योग तथा बंजर यही फंसाएगा कि सिर्फ कृषि भूमि में या सिर्फ बंजर भूमि दे देगा तो गलत हो जाएगा। कृषि योग और बंजर दोनों भूमि में पेड़ और फसलें एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ लगाना कृषि वानिकी कहलाता है। क्या विशेषताएं हैं? तो वानिकी और खेती एक साथ करना, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ करना। यानी पेड़ में कैसा पेड़? वह पेड़ लगाना है जो ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों वाला हो। अब ऐसा लगा दोगे, क्या बोलते हैं, पेड़ गांव में रहता है तो गांव वाला कहता है कि कोई फायदा नहीं आपको, नहीं ये जलावने में काम है तो नहीं कोई कुछ बनता हो, फल तो देवे नहीं, राटा काट दो। देखो गांव वाले के लोग कितना ज्ञान है। हाँ नहीं भाई, बहुत सा ऐसा पेड़ है जो लकड़ी के, इमारती लकड़ी के लिए भी नहीं उपयोग है, वो सूखेगा तो जलावन के लिए भी उपयोग नहीं होता। गांव वाले लोगों को ज़्यादा ज्ञान। तो पेड़ में कैसा पेड़? ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों को उत्पादन एक साथ करना। और चारा, तुम्हारा चारा क्या है? भोजन। अरे भोजन ही चारा कहलाएगा ना, पशु के लिए चारा शब्द है, तुम्हारे लिए भोजन है। ठीक है। अब आइए समुदाय कृषि वानिकी। समुदाय का मतलब हुआ एक कोई टोला है और उसमें विभिन्न प्रकार के या विभिन्न कोटि जाति के लोग रहते हैं, सब तो एक क्या कहा जाता है? समुदाय। ठीक है। जाति के आधार पर अलग अलग हो, लेकिन सामाजिक या अन्य कार्यों के दृष्टिकोण से सब एकजुट हो, उसे समुदाय कहते हैं। तो समुदाय कृषि वानिकी किसको कहते हैं? इसका क्या उद्देश्य है? तो पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना। समुदाय कृषि वानिकी का पहला उद्देश्य है पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना, चाहे वो जनजाति हो चाहे अन्य जाति लोग। भूमि विहीन, जिसके पास भूमि नहीं है, लोगों को वनीकीकरण से जोड़ना। इसमें है समुदाय कृषि वानिकी में है कि भूमि विहीन लोगों को वनीकीकरण से जोड़ना। लिखेगा भूस्वामियों को जोड़ना, भूमि विहीन को जोड़ना वनीकीकरण से। तो क्या मारोगे तुम? भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना, ना कि भूस्वामी। और उन्हें लाभ पहुंचाना जो केवल। अब देखना गांव में एक बटाईदार होता है बेचारा किसान, और एक किसान होता है। किसान किसको कहते हैं? जिसके पास भूमि है वो किसान है, बटाईदार नहीं है किसान, वो तो बेचारा बटाईदार है। अब जब सरकार की योजना आएगा, कोई भी योजना, तो वो खेती नहीं करेगा, लाइन में लगल है। पहले कौन? भूस्वामी रहता है, जो मूल रूप से खेती कर रहा है, भले उसका अपना भूमि नहीं हो, बटाइए लेके कर रहा है, उसको लाभ नहीं पहुँच पाता है। वो क्या कहता है? सर हमारे पास इतना भूमि है। तो भूमि विहीन तो कुछ साक्ष्य नहीं दिखा पाएगा, लेकिन इसको भी लाभ दिया जाता है, हम लोग देते हैं प्रावधान। दो कंडीशन है। पड़ोसी किसान मतलब जो बगल वाला खेत वाला, आप लोग भी सत्यापन कीजिएगा तो देखिएगा, क्योंकि कृषि सम्मान निधि योजना चाहे अन्य में आप लोगों को सत्यापन करना होगा। तो उसमें दो तरीका है। किसान सलाहकार एक कर्मी है, वो लिख के देता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति इतने वर्षों से इसका खेती कर रहा है बटाई के रूप में। या किसान सलाहकार लिख के दे दिया जो पड़ोसिया किसान, मतलब ये खेत आपका, ये खेत है रमेश का, यह खेत है इसके साथ ये सुरेश का है, यह मोहन का है, ठीक है, इधर आकाश का है, इधर प्रेम का है, चारों तरफ खेत है। ये है रमेश, ये भूस्वामी है, भूस्वामी है। और ये रमेश का खेत कौन कर रहा है? तो कोई अजीत कर रहा है, जो क्या है? बटाईदार है। तो अगर किसान सलाहकार नहीं ने लिख के दिया, तब आप जो है सत्यापन कीजिएगा तो प्रेम से पूछिएगा, या सुरेश से, या मोहन से, या आकाश से, कि भाई अजीत जो है रमेश का खेती करता है। तो हाँ जी सर, बहुत दिनों से कर रहे अजीत रमेश का खेती, तो रिपोर्ट मिल दीजिएगा, उसको लाभ मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो यही कह रहा है कि भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा उन्हें वो लाभ पहुंचाना। उन्हें मतलब भूस्वामी को,
भूमि विहीन को, उन्हें का अर्थ हुआ भूमि विहीन लोगों को वो लाभ पहुंचाना जो स्वामी का। अगर भूमि स्वामी का मिल रहा है किसी चीज़ का लाभ, जैसे कृषि इनपुट का मिल रहा है, जब आप प्राकृतिक आपदा होता है, चाहे आपको ये क्या बोलते हैं सूखा आ गया, तो सूखा में इसको लाभ मिल रहा है तो इसको भी एग्जाम्पल बता रहा है। अगला जैसे हाँ, एक जमीन पर अगर दोनों अगर दावा बैठा है, दान? प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? एक ही भूमि पर तो इसको हम लोग इसको में जाते हैं, मेन तो ये काम कर रहा है ना, ये भूमि का मालिक है, एकदम राजा टाइप का है, तो तुमको कैसे देंगे? हाँ ठीक है, भूमि का मालिक को प्राथमिकता उसको देना। अगर सिद्ध ये चारों लिखित में बोला, लिखित लिखवा लीजिएगा इसको दे देना है, दे देना है बस। तो उसमें अब दी है 5 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सा जो भूस्वामी होता है बहुत तेज होता है, वो क्या करेगा, किसी किसान को बटाईदार को देगा, 1 साल में फिर कहेगा नहीं आपने थोड़ा खेत नहीं करे तो बढ़िया नहीं दो, दूसरा दे दिया। वहाँ दूसरे को छीन के इससे लेकर दूसरे को देने का अर्थ वो बढ़िया खेती नहीं हो, सिर्फ वो बात बना रहा है। झूठ तो बोलेगा नहीं कि क्यों हटाने का ही उद्देश्य है कि ज़्यादा दिन नियम शायद 3 साल हो गया है या 12 साल है, 12 वर्षों में तो पहले तो 12 साल था कि अगर कोई आदमी आपके ज़मीन पे खेती कर रहा है या रहा है 12 साल से, तो अंचल अधिकारी को यह शक्ति है कि उसको बंदोबस्ती कर देगा, दखल दानी जिसको बोलता दखल कर दो, करवा दो। ये नियम है, पता नहीं 12 कल बताइएगा हमको कैसा है, पहले 12 साल बोला वही है, इसीलिए इसको हटा देता है जल्दी, नहीं तो कहीं उसका कब्जा तो ना कर ले, अंचल अधिकारी कहीं उसको दखल तो ना दिलवा दे। विशेषताएं सामुदायिक कृषि वानिकी क्या विशेषताएं? सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह भूमि, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों किनारे का भूमि, नहर किनारे का भूमि, रेल पट्टी के साथ किनारा जो होता है, और विद्यालयों में क्या करना, ये सब जगह जब पेड़ लगता है तो समझ जाइएगा कि क्या चल रहा है, ग्रामीण वानिकी। चलिए लिखिए, लास्ट है कौन वानिकी, और वानिकी किसको कहते हैं? अरे नर्सरी नाम सुने हो, वही है यार, क्या है ना, गई भी होगी, पता आपको लगा गई होगी। फॉर्म वानिकी, अभी पता है, फॉर्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों, फॉर्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में पेड़ लगाता है। क्या लगाता है? कैसा पेड़? व्यापारिक महत्व का, जिसको या तो लकड़ी के दृष्टि आप सागवान का लोग लगाते हैं, शीशम का लगाते हैं, सकुआ का नाम सुने हैं, सकुआ, हाँ, ये सब जो पेड़ लगाता समझ जाना फॉर्म वानिकी क्लियर हो गया ना, व्यापारिक महत्व का। वन विभाग आप समझिए, फॉर्म वानिकी के अंतर्गत आपको अगर पेड़ पौधा लेना है कौन देगा? वन विभाग देगा। वन विभाग फॉर्म वानिकी के लिए छोटे एवं मध्यम किसान को कैसे निःशुल्क पौधा देता है, लेकिन बड़े किसान को दर है शुल्क लेगा। क्लियर हो गया ना? ऐसा नहीं कि बड़े किसान को नहीं देता, बड़े किसान को देता है लेकिन शुल्क के आधार पे, छोटे और मध्यम किसान को निःशुल्क। क्लियर हो गया यहाँ तक? विशेषताएं क्या है? खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाया जाना। मेड़ किसको कहते हैं बताओ? ठीक है। चारागाह घास स्थल क्षेत्र में भी पेड़ लगाया जाना। जहाँ चारागाह है, घास स्थल, वहाँ पे कोई खेत फसल उसल होता नहीं है तो वहाँ भी लगा देगा। चारागाह मतलब समझा भाई चराने वाला क्षेत्र, ठीक है। घास स्थल क्षेत्र, घर के पास पड़ी खाली जमीन, इधर समझो, घर के पास खाली पड़ी जमीन पर पेड़ लगाया जाना। तो आप जाते होंगे तो पूछते हैं तुम्हारे बढ़िया में की है? अरे वानिकी काम कर रहे हैं, वानिकी बोलेगा। गाँव में जब पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी समझिए ना क्या है फॉर्म वानिकी। अरे घर आगे रहता है घर, पीछे में घेरा रहता है, लगा दिया पेड़ तेड़ बहुत सा, तो क्या कहलाएगा? फॉर्म वानिकी कहलाएगा। घर के पास पड़ी खाली जमीन पर पेड़ लगाना। पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाना। बाड़ों, पशुओं के बाड़ों मतलब
कुछ नहीं, सब अमेरिका वाला है। बताओ, अरे पशु को रखते हो, बहुत पीछे जमीन खाली रहता है, तुम्हारा 2 बाड़ी है, एक मनुष्य जो घर है उसके पीछे वाला खाली जमीन, जहाँ पशु बांधते हो, बथान नाम सुनियो, बथान हुई हुआ पशुओं के बाड़ा, कुछ नहीं जानता है कोई। कैसे लोक सेवक बनेगा? बीपीएससी तुमको लोक सेवक बना रहा है, ना कि इंजीनियर डॉक्टर बना रहा है। इसलिए आप वो चीज़ें जानें जो एक गरीब लोग यूज करता है, तभी तो आप ऑफिसर बनेंगे, तो आप समस्या समाधान कर पाएंगे। आपको आप बारे नहीं पता है, बारों तो क्या जानते हैं? क्लियर हो गया ना? इसीलिए आखिर क्यों पूछता है सब क्वेश्चन? मेंस में भी देखो, पीटी में देखो, क्यों बांध के पूछता है? इसका यही कारण है कि आपको वो चीज़ जानना है, आपको उसका जवाब देना है, आपको उसके समस्या का निदान करने के लिए सुझाव देना है। जो भारत के आम लोग, गरीब लोग जो गांव में रहते हैं, जिसकी स्थिति दयनीय है, उसकी विकास के लिए जो आप सोचेंगे, अपना भी सुझाव दे सकते हैं, दृष्टिकोण दे सकते हैं, तभी आप एक अच्छे लोक सेवक बन सकते हैं। तभी आपका बीपीएससी चयन करेगा। नहीं तो बढ़ना कहेगा, पूछेगा कि डीएसपी आप बनेंगे तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी इंटरव्यू में, तो क्या कहोगे? क्योंकि आमतौर पे थाने से, पुलिस प्रशासन से लोग भयभीत होता है। तुमको ये जवाब देना है कि उसको पीपुल्स फ्रेंडली बनाना है। महाशय, मैं इसे पीपुल्स फ्रेंडली बनाऊंगा, मानवीय, ताकि कोई भी लोग थाना में आने से या पुलिस के कार्यालय आने से भयभीत ना हो। मानवीय रूप, मित्रता का रूप देना। क्लियर हो गया? ये था आपका सामाजिक वानिकी के अंतर्गत फॉर्म वानिकी। वन से संबंधित जितने चीज़ें थी हमने आपको आज बता के खत्म कर दिया। अब अगले क्लास में हम आपको क्या बताएंगे वन्य जीव प्राणी। वन में जो जीव रहते हैं, जीव प्राणी, जिसे नेशनल पार्क जीव अभयारण्य सब नाम सुने हो ना, उससे संबंधित जो कानून है अगले क्लास में मैं वो बताऊंगा। अगले क्लास के लिए क्या करें? इंतजार करें। तब तक के लिए क्या, तब तक में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।